हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 14 अक्टूबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव में काम देगा आपको, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि कोविड-19 के दौरान पहली बार ई लोक अदालत कहाँ प्रारंभ हुआ था। सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 में पूछा हुआ जो पिछले संडे को एग्जाम हुआ था, राइट। और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। जो लोग हमारा वीडियो दैनिक जागरण एनालिसिस काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं उनको ज्ञात होगा, हमने यहाँ पे डिस्कस किया ये क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है बिहार। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं कि कोविड-19 के दौरान पहली बार ई लोक अदालत कहां या किस राज्य में प्रारंभ हुआ। तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। और जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या जो पहला कमेंट होगा वहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं इस तरह से हाईलाइट करके जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है उस न्यूज़ को मैं इस तरह से हाईलाइट करके वहाँ पे आपके लिए अपलोड कर देता हूँ ताकि आप वहाँ पे देख सकें, राइट। तो फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ मुझे डिस्कस करना है, चीन ने फिर बढ़ाया तनाव। देखो हुआ क्या है कि भारत सरकार जो है 44 जो है पुल का निर्माण कर रहा है सीमावर्ती क्षेत्रों में। खास करके चीन के साथ जो हमारा सीमा लगा हुआ लद्दाख वगैरह के जो क्षेत्र हैं या अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र है वहाँ पे निर्माण कर रहा है 44 पुल। और इस पुल को निर्माण को लेकर के चीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। चीन का कहना है कि आप ये पुल का निर्माण नहीं कर सकते हैं क्योंकि लद्दाख भारत का हिस्सा नहीं है, लद्दाख चीन का हिस्सा है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन्होंने कहा है कि लद्दाख जो है भारत का हिस्सा नहीं है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत के हिस्सा नहीं है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। देखो मैंने कई बार डिस्कस किया है यहाँ पे कि चीन के यहाँ एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट है एक हथेली और 5 उंगली का कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो ये हथेली हो गया, राइट, और इसका जो 5 उंगली हो गया, एक उंगली ये हो गया, 2 उंगली, 3, 4, 5। जैसे हमारी हथेली में 5 उंगली होती है उसी तरह से हथेली और 5 उंगली का कॉन्सेप्ट है चीन के यहाँ। तो चीन के यहाँ जितने भी नेता होते हैं अपने जनता को यही कॉन्सेप्ट देते हैं, अपने जनता को यही कहते हैं एक हथेली और 5 उंगली के बारे में। तो हथेली क्या है? हथेली हो गया तिब्बत। उंगली क्या है? पहला उंगली हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उंगली हो गया भूटान, तीसरा उंगली हो गया उसके लिए सिक्किम, चौथा हो गया नेपाल और 5वां हो गया लद्दाख। यानी चीन का कहना है कि जो तिब्बत है, तिब्बत का एक्सटेंडेड पार्ट ये है अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख। ये जो है तिब्बत का एक्सटेंडेड पार्ट है। और चूंकि तिब्बत चीन का पार्ट है तो इसलिए ये सारा का सारा पार्ट भी चीन का पार्ट है। नेपाल को भी चीन जो है, नेपाल को भी कहता है चीन अपनी जनता को, नेपाल के बारे में भी कहता है कि नेपाल जो है चीन का हिस्सा है। भूटान के बारे में भी कहता है कि भूटान चीन का हिस्सा है। सिक्किम के बारे में तो कहता ही है, अरुणाचल के बारे में भी कहता है और लद्दाख के बारे में भी कहता है, राइट। अब देखो सवाल ये होता है कि मान लेते हैं कि क्या लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश चीन के भारत का हिस्सा नहीं है तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन विदेश में वैदेशिक नीति के तौर पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर चीन कहता है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। विश्व बैंक में या विश्व के संस्थानों को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है चीन अस्थायी सदस्य है। ऐसे कंडीशन में मान लो वर्ल्ड बैंक, भारत रिक्वेस्ट करे कि वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट करे कि वर्ल्ड बैंक आप आइए हमारे यहाँ लद्दाख में इन्वेस्ट कीजिए, हमारे यहाँ
अरुणाचल में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वो ऐसा वर्ल्ड बैंक नहीं कर पा रहा है या नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि चीन के दबाव में ऐसा नहीं कर सकता। चीन इसे डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है, राइट। इसलिए आपने कभी आज तक नहीं सुना होगा, आपने ज़रूर ये सुना होगा कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, एमपी में या अन्य किसी राज्य में वर्ल्ड बैंक कई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है, पैसा देती है। लेकिन वर्ल्ड बैंक कभी लद्दाख में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, वर्ल्ड बैंक कभी अरुणाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, क्योंकि चीन इसे डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक हथेली 5 उंगली का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, इसको एक बार देख सकते हैं हम। हालांकि ये जो के वेणुगोपाल हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनका कहना है कि कोर्ट में अगर लंबित मामले होते हैं, उस लंबित मामलों में मीडिया की टिप्पणियां नुकसानदेह हो सकती हैं। हालांकि इन्होंने प्रशांत भूषण और पत्रकार अरुण तेजपाल के खिलाफ 2009 में एक मैटर गया था, जिसकी सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और उस सुनवाई के दौरान इन्होंने ऐसा कहा। लेकिन इसको सुशांत सिंह राजपूत के मैटर से भी आप समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह मैटर जो है वो सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच कर रही है। इसके साथ ही साथ मैटर कोर्ट में है, लेकिन फिर भी मीडिया ट्रायल उसका हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये मीडिया ट्रायल जो है जज के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का काम कर सकती है, ये के वेणुगोपाल जी का कहना है। काफ़ी सुंदर तस्वीर है, देखो। आप लोग में से कई लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो है सौम्या पांडे हैं, आईएएस सौम्या पांडे हैं। ये अपनी 22 दिन के बच्ची के साथ इन्होंने जो है जॉब जाकर ज्वाइन किया, जॉब की ड्यूटी जाकर ज्वाइन किया। 2017 में इसकी आईएएस ऑफिसर है सौम्या पांडे, राइट। तो काफ़ी इंस्पायरिंग तस्वीर है यह। देखो, ये जो न्यूज़ है इसको आप इस रूप में देख सकते हैं कि नेपाल जो है, यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हथेली 5 उंगली का कॉन्सेप्ट चीन यूज करता है। तो चीन नेपाल को भी नहीं मानता है कि नेपाल जो है इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिपेंडेंट देश है, ऐसा नहीं मानता है। चीन नेपाल को भी मानता है कि नेपाल जो है चीन का अभिन्न अंग है और धीरे 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 करके वो नेपाल को अपने क्षेत्र में ले लेगा, राइट। तो इसी के तौर पे आप देख सकते हैं कि नेपाल के कुछ क्षेत्रों पे चीन ने कब्जा किया और उसके बाद नेपाल सरकार जगी। जो 15 बॉर्डर आउटपोस्ट था, ये 15 बॉर्डर आउटपोस्ट सबसे पहले नेपाल इंडिया के साइड में लगाने वाला था, लेकिन अब इंडिया के साइड में लगा के नहीं, वो नेपाल के वो चीन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, राइट। तो एक बार इसको इस रूप में देख सकते हैं। नेपाल अब चिंतित हो रहा है चीन के एग्रेशन के कारण, चीन जिस तरह से नेपाल के क्षेत्रों पे कब्जा कर रहा उसको लेकर के। बीजिंग के बढ़ते तनाव के बीच भारत और अमेरिका के बीच अहम वार्ता हुई है। तो देखो, यहाँ पे हमने एक कोट जो है अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है कि भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता होने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वार्ता है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। 26 और 27 अक्टूबर को होने वाली है और उस वार्ता का क्या प्रारूप होगा, इसी को लेकर के विदेश मंत्री या विदेश सचिव के स्तर की वार्ता भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। कृषि सुधारों से कारोबारी बनेंगे किसान, मोदी जी। कृषि सुधार जो हुआ है उसको लेकर के मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक डेली चर्चा में रहता है और मुझे समय नहीं मिल रहा है कि मैं इस टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊं। लेकिन मैं एक स्पेशल वीडियो जल्द ही इस पे बना दूंगा। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूं, देखो, इसको लेकर के ऑलरेडी कृषि विधेयक को लेकर के मैं पिछले काफ़ी महीने से डिस्कस कर रहा हूँ। आई गेस जुलाई के आसपास से मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको लेकर के। तो सबसे पहले तो अध्यादेश आया था और उसी अध्यादेश को अब कानून का शक्ल दे दिया गया। तो 3 अध्यादेश बेसिकली थे, यानी अभी के समय में 3 कानून हैं।
पहला कानून है कि एपीएमसी एक्ट में सुधार करता है। एपीएमसी एक्ट में सुधार का मतलब होता है कि मंडी एक्ट में सुधार करता, यानी किसान जो पर्टिकुलरली किसान अपने उत्पाद को मंडी में जाकर बेचते थे, अब मंडी से बाहर भी जाकर के बेच सकते हैं। यानी बिहार के किसान बिहार की मंडी से बाहर जाकर के हरियाणा के मंडी में भी अपना सामान बेच सकता है। दूसरा रिफॉर्म जो किया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में अमेंड किया है 1955 में। यानी इस एक्ट के तहत व्यापारी एक लिमिट सीमा तक प्याज, आलू या अन्य उत्पाद का स्टॉक रख सकता था। अब ये सीमा समाप्त कर दी गई है, राइट। कुछ हद तक ये सीमा समाप्त कर दी गई है, कुछ हद तक नहीं, कुछ चीज़ों को बस एक्सक्लूड किया गया, बाकी ये सीमा समाप्त कर दी गई है। यानी अब व्यापारी चाहे तो अधिक से अधिक प्याज को, अधिक से अधिक लहसुन को, अधिक से अधिक आलू को, अधिक से अधिक गेहूं को स्टोर करके रख सकती है। तीसरा जो किया गया वो किया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के अमेंडमेंट। यानी मान लो एक कंपनी है, आलू बनाने वाली कंपनी, चिप्स की कंपनी आती है, तो चिप्स की जो कंपनी होती है उसको चाहिए क्या, आलू चाहिए, तो वो किसान से डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करके किसान को बीज देगा, किसान को तकनीक देगा और उसके बाद कहेगा कि आप आलू उगाइए, जितना आलू उगेगा सब मैं परचेज कर लूँगा आपसे, राइट। तो ये बेसिकली 3 अमेंडमेंट किए गए हैं। आखिर इसका देश में विरोध क्यों हो रहा है, इसको लेकर के मैं जल्द, आज या कल कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसको एक स्पेशल वीडियो बना दूँ। एक बार इसको भी देख सकते हैं। देखो एक बार इसको भी आपको देख लेना चाहिए कि अनोखी घटना है, एक सिद्ध में आए मंगल, पृथ्वी और सूर्य, इस तरह की अनोखी घटना घटी है। इसको एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार इसको भी पढ़ लेना आप। लद्दाख में जो अगले 2 वर्ष में 45 नए पुल बनेंगे उसको लेकर के घोषणा किया गया है। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी फर्स्ट पेज में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मुझे डिस्कस करना आपके साथ वो एडिटोरियल है, आज का एडिटोरियल। और ये एडिटोरियल काफ़ी लेट से आया है, लेकिन इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता था आपके साथ। यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स जो है भारत का एक ध्येय है, और इस बार जो यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग हुई है, जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में भारत के प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म्स करना चाहिए। 1945 में 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना के समय में जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, यानी जिन कार्यों को करने के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, आज 75 वर्ष में वो कार्य चेंज हो गए हैं, वो प्रगति चेंज हो गए हैं, वो प्रकृति चेंज हो गया, वो डेस्टिनी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना जिस उद्देश्य से किया गया था वो उद्देश्य ही चेंज हो गया। तो इसके लिए इसको रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता। एक दो फैक्ट देख लो। पहला फैक्ट है कि 74वां सत्र है और 74वां सत्र के जो अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद बांदे बने हैं। मोहम्मद बंदे या बांदे ये नाइजीरिया के हैं। ये 74वें सत्र के अध्यक्ष हैं जो 2020 में संपादित हुआ या संचालित हुआ। DS त्रिमूर्ति यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। इससे पहले अकबरुद्दीन थे, अब बने हैं DS त्रिमूर्ति। यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स की जो बात होती है, 4 प्रमुख देश है जिसे G4 देश कहा गया। G4 देश कहा गया जो यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म्स होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना चाहिए, जो इस बात को कहते हैं। और प्रत्येक वर्ष जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होती है उससे पहले G4 देश की भी मीटिंग होती है और ये आपस में डिस्कस इसी बात को करते हैं कि इसमें रिफॉर्म्स होना चाहिए। नाम याद रख लेना,
पहला है जापान, इंडिया, ब्राज़ील और जर्मनी। जापान, इंडिया, ब्राज़ील और जर्मनी ये चारों देश G4 नेशन के पार्ट हैं, जिसका कहना है कि इसमें रिफॉर्म्स होना चाहिए। अब देखो, अगर एक रिफॉर्म्स की बात करता है तो एक रिफॉर्म्स को अपोज करने का भी काम करता है। इन देशों का कहना है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स नहीं होना चाहिए, और इन देशों को कंबाइन तौर पे कहा जाता है कॉफ़ी ऑफ कंसेंसस। इसमें कई देश हैं, लेकिन जो 4 इंपॉर्टेंट देश है उसका नाम याद रख लेना। भारत के जस्ट बगल में है पाकिस्तान, जापान के बगल में है दक्षिण कोरिया, जर्मनी के बगल में है इटली, और ब्राज़ील के बगल में है अर्जेंटीना। तो जो पड़ोसी देश हैं, जो 4 G4 के देश हैं, उसके जो पड़ोसी देश हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, और उसे कहा जाता है कॉफ़ी ऑफ कंसेंसस। पूछा जा सकता है और पूछा भी गया। अब देखो, पीएम मोदी का स्पीच, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच दिया था, आई गेस 26 सितंबर का दिन था, और उस दिन का वीडियो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जा कर के वो वीडियो देख लेना, राइट। या गूगल पे सर्च करना या यूट्यूब पे सर्च करना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आ जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। 30 से 35 मिनट का वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पहला जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट का कुछ भाग मैं कोट कर रहा हूँ कि यूएन क्यों अप्रासंगिक हो गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी कहना था, हालांकि जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पे नहीं कहा, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे ज़रूर इसी बातों को कहा है कि यूनाइटेड नेशन क्यों अप्रासंगिक हो गया है। पहला पॉइंट, 1945 में जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी तो उस समय की आवश्यकता और ज़रूरत वर्तमान से अलग थी। वर्तमान काफ़ी चेंज हो गया है, इसलिए यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अदरवाइज यह अप्रासंगिक हो गया। दूसरा, कोरोना से निपटने में असफल रही है। जिस तरह से कोरोना विश्व भर में फैला है, WHO की भूमिका संदेहास्पद स्थिति में है, राइट। और WHO किसका पार्ट है? तो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। इसलिए कोरोना से निपटने में यूनाइटेड नेशन असफल रही है। तीसरा है कि विश्व के देशों के बीच में विवाद समाधान करने में भी असफल रहा है। कई देशों के बीच में डिस्प्यूट होता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन क्या उसका समाधान कर पाता? नहीं। अफगानिस्तान हो गया, तालिबान हो गया, क्या इसका समाधान कर पाया है यूनाइटेड नेशन? नहीं। अफ्रीका के कई देशों में डिस्प्यूट है, क्या यूनाइटेड नेशन समाधान कर पाया है? तो नहीं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में विवाद चल रहा है, क्या यूनाइटेड नेशन उसको रिजॉल्व कर पाया है? तो नहीं। तो यूनाइटेड नेशन 2 देशों के बीच में विवाद को सॉल्व करने में असमर्थ रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल का और लोकतांत्रिक रूप, देखो लोकतांत्रिक रूप क्या होता है? सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 मेंबर है। 5 मेंबर में बहुमत के लिए 3 मेंबर चाहिए, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कई बार ऐसा देखा गया है कि भारत ने कोई प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव में 4 देश ने भारत का समर्थन किया है, अकेला चाइना भारत के अगेंस्ट में गया है, तो वो प्रस्ताव कैंसिल हो गया। यानी वीटो पावर अपने आप में अलोकतांत्रिक है, राइट। तो इन सभी संदर्भों को देखते हुए कहा जाना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन अप्रासंगिक हो रही है। अब सवाल होता है कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों शामिल करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्होंने वक्तव्य दिया था कि कोरोना के समय में 150 से अधिक देशों में हमने मेडिकल हेल्प भेजा, हमने विश्व के देशों को हेल्प करने का काम किया। सबसे अधिक यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, पीस कीपिंग होता है मतलब शांति बहाली के लिए जो फोर्स होता है, लीबिया में हमारा यूनाइटेड नेशन हमारा फोर्स है, जो इंडियन आर्मी है वो लीबिया में गई हुई है, अन्य देशों में गई हुई है, वहाँ पे जाकर के शांति स्थापित करने का काम करता है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन का अपना कोई फोर्स नहीं होता है, इसलिए जो सदस्य देश होते हैं उसी का फोर्स जाता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स बन के, जिसमें इंडियन आर्मी भी इंक्लूड है, और सबसे अधिक पीस कीपिंग मिशन में भारत ने ही योगदान दिया। अगला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और 18% विश्व की जनसंख्या भारत की है। 18% विश्व की जनसंख्या और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को आपने निर्णय लेने से बाहर रखा हुआ, ये अपने आप में अलोकतांत्रिक है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विश्व भर में भारत ने अभियान चलाया कि किस तरह से प्लास्टिक को बैन किया जाए। आत्मनिर्भर भारत की और भारत ने कदम बढ़ाया।
आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अभियान चलाया है, टीबी के खिलाफ भारत ने अभियान चलाया, अन्य कई अभियान भारत ने चलाया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए भारत ने जो है अभियान चलाया, योगा के लिए भारत ने अभियान चलाया। तो ये सारे के सारे काम भारत ने किया है, इसलिए भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य होना चाहिए, परमानेंट सदस्य होना चाहिए। भारत को निर्णय निर्माण समिति में होना चाहिए, इससे आप दूर नहीं रख सकते हैं। यह प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था। तो उम्मीद करता हूँ, हालांकि पढ़ लेना इसको, उम्मीद करता हूँ जो पॉइंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिवील किया, जो उन्होंने कहा, उसको मैंने अपने तौर पे आपको बताने का कोशिश किया। देखो, एक अभियान चलाया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, जिसमें वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभियान चला है, जिसका नाम है पढ़ना लिखना अभियान। तो नाम याद रख लेना, पढ़ना लिखना अभियान चलाया है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक 100% लिटरेसी लक्ष्य है इसका, राइट। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनेस्को के मुताबिक दुनिया के सबसे अनपढ़ लोग भारत में ही हैं, क्योंकि भारत में मौजूद साक्षरता दर विश्व के 84 से, विश्व का साक्षरता दर कितना है 84%, और उससे कहीं कम है भारत का साक्षरता दर, और भारत की जनसंख्या अधिक है, इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं। और तीसरा फैक्ट याद रख लेना, ये क्वेश्चन मैंने देखा था वनडे एग्जाम में, ये क्वेश्चन एक जगह पूछा है कि भारत में स्त्री और पुरुष के साक्षरता दर में कितना का अंतर है, तो 17% का अंतर है। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ 17% का मेल और फीमेल की साक्षरता में अंतर है भारत में। इसको एक बार खुद से पढ़ सकते हैं, हालांकि देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिया हुआ है इसमें, लेकिन इसको खुद से पढ़ सकते हैं आप, राइट। इसको भी एक बार पढ़ लेना। कानून और शासन, कानून का शासन और सुशासन के बारे में कुछ पॉइंट दिया हुआ है, एक बार देख सकते हैं खुद से। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जीएसटी कंपनसेशन सरकार की करनी या एक्ट ऑफ गॉड। तो इसी नाम से एक वीडियो होगा, जाकर के सर्च कर लेना, आपको लिंक में मिल जाएगा, या लिंक मैं आपको डाल दूंगा, देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक जरूर डाल दूंगा, या टेलीग्राम चैनल पे मैं उसको अपडेट कर दूंगा। देखो मेरी कोशिश यह है कि जिस टॉपिक का डिस्कस लगातार हो, ये जो है जीएसटी कंपनसेशन लगातार चर्चा में है, इसी तरह से किसान बिल लगातार चर्चा में है, नागा समस्या लगातार चर्चा में है, उसके बाद लेबर रिफॉर्म्स लगातार चर्चा में है, तो उसको मैं एक पर्टिकुलर जगह, इसी तरह से सीबीआई डेली चर्चा में रहता है, ईडी डेली चर्चा में रहता है, तो इसको लेकर के मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूँ, ताकि वो कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उसको देख सकते हैं, राइट। एथिक्स में ये चीज़ काम दे सकता है आपको। 25 साल बाद मिला न्याय, जवान को नौकरी देने का आदेश। यानी किसी व्यक्ति को अगर 25 साल के बाद अगर आप इंसाफ देते हैं, तो वो इंसाफ नहीं देने के बराबर है। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। एक बार इसको भी देख सकते हैं, दिव्यांगों की मदद के लिए होगा विशेष ऐप, सरकार ऐप बना रही है, जब आएगी तो उसको देख लेना, याद कर लेना। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। तालिबान भी लगातार चर्चा में है, मैं कोशिश करूंगा तालिबान पे भी वीडियो बनाने का, राइट। अफगानिस्तान तालिबान वार्ता चर्चा में है, और अफगानिस्तान की तरफ से जो वार्ता के हेड थे अब्दुल्ला, राइट, तो वो भारत आए थे कुछ दिन पहले, आज से लगभग 1 वीक पहले, और भारत के प्राइम मिनिस्टर से भी उन्होंने मुलाकात की थी। इस कपड़े की शर्ट पहनिए, पास नहीं फटकेंगे मच्छर। तो यहाँ पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये शोध किया गया है, और इसे मॉस्किटो रिपेलेंट शर्ट के नाम से या फैब्रिक के नाम से जाना जाएगा। तो ये शर्ट अगर आप पहनेंगे तो मच्छर आपके आसपास नहीं आएगा।
ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रख लेना, आप इसको अच्छा से देख लेना। देखो टोपरा अभिलेख जो है, टोपरा अभिलेख को यहाँ पे दिया हुआ है 2300 साल पहले। टोपरा अभिलेख जो हरियाणा में पड़ता है, उसको वहाँ से फिरोज शाह तुगलक ने मंगवा कर दिल्ली में रखवाया था, राइट। तो अब क्या हुआ है कि हरियाणा में टोपरा में जो है कुछ ऐसा अशोक का चक्र लगाने का कोशिश किया गया। टोपरा क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पे अशोक का अभिलेख था, और इसका जिक्र जो है तारीख़ फिरोज शाही नामक पुस्तक में है, जो फिरोज शाह तुगलक का जो है आत्मकथा है, राइट। तो इस तौर पे आप देख सकते हैं कि हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा गांव में छत्र लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, अशोक चक्र। करंट का क्वेश्चन है, याद रखिए। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। उसमें रेलिंग लगाने का काम किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो ये सारे के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक पॉइंट है, अपने हिस्ट्री के पोर्शन से आप देख सकते हैं। ओके, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन कि कोविड-19 के अवधि में पहली बार ई लोक अदालत कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर जरूर कर दें और लाइक निश्चित तौर पे कर दें। थैंक यू सो मच।